हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर बेटा हमारे जो पार्टनरशिप टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है। तो पार्टनरशिप बेटा टॉपिक है पर जैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी लंबा टॉपिक भी है क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है एंड टाइप ऑफ पार्टनर डीड्स के बारे में बात करना है और माइनर एसेट पार्टनर के बारे में बात करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेटा डेफिनेशन। तो इससे पहले वाले जो वीडियो थी बेटा उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स ऑफ joint Hindu family business and merits and demerits of joint Hindu family business। तो बेटा अल्टीमेटली हमारा जो था वो खत्म हो चुका है joint Hindu family business। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा पार्टनरशिप। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो उसकी डेफिनेशन है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था कि कोई भी तरह का मतलब पार्टनर्स है किसी का शोषण ना हो या कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होगी, वो उस पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई है। तो इसका मतलब है कोई भी पार्टनर, देखो व्हाट इज पार्टनर, पार्टनर का मतलब है दो बंदे, दो से ज्यादा बंदे, दो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पर पार्टनरशिप में कम से कम एटलीस्ट दो बंदे होने चाहिए या दो से ज्यादा बंदे भी पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है, किसका रिलेशन? बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा पर्संस का रिलेशन है, जहां तो एग्रीड होंगे, क्या करेंगे? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। देखो इसका मतलब क्या है बेटा, पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर मान लो कि मैं पार्टनर हूं और दो बंदे और हैं एज ए पार्टनर एक्स वाई और विपिन, हम आपस में क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि जिस पर्पस पे, जिस वे में हमने बिजनेस खोला है, जैसे मान लो कि मैंने मार्केटिंग का काम खोला है और हम जो है मार्केटिंग करेंगे कि कैसे कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग के रिगार्डिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग का हमने काम करा, तो इसका मतलब है जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी यही काम करेंगे। तो एग्री होना सेम बिजनेस में जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब यही होता है बेटा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे बंदे एक जैसे हों। ये नहीं कि एक बंदा कुछ अलग काम कर रहा है तो दूसरा बंदा अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूं, हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। पार्टनरशिप का मतलब है दोनों पार्टनर एक ही काम करेंगे, एग्रीड होंगे सेम बिजनेस के ऊपर, और जो भी प्रॉफिट है वो लगा रहे हैं उस पे भी एग्री होना जरूरी है। जैसे मान लो दो बंदे थे, एक था एक्स एक था वाई। एक्स ने बोला कि भाई मैं 70,000 में इन्वेस्ट करूंगा और बी ने बोला, वाई ने बोला कि मैं 30,000 में इन्वेस्ट करूंगा। तो एक्स और वाई के बीच पार्टनरशिप हुई जिसमें से मेजर शेयर किसका है? 70% किसका है? एक्स का है जी। 30% किसका है जी? आपका वाई का है। इसका मतलब हम बात करें तो प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने कंट्रीब्यूशन ज्यादा करा है कैपिटल वाइज, इसका मतलब एक्स को जो प्रॉफिट का शेयर होगा हमेशा 70% मिलेगा क्योंकि उसकी कैपिटल क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब एग्रीड होंगे कि यार हमारी ये एग्री, हम इस शर्तों पे मंजूर हैं और हम ऐसे काम करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट होगा। अगर तू कहता है डिसाइडेड है तो ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि तू अनसेटिस्फाइड है या हमारी कंडीशंस मैच नहीं कर रही है तो तेरी विश है, अगर वो पार्टनरशिप में काम करना है तो कर लो, नहीं तो मत लो। तो पार्टनरशिप काइंड इज एंड ऑफर, एक तरह का ऑफर होता है जो दूसरे बंदे को, एक बंदे के द्वारा दूसरे बंदे को दिया जाएगा, जहां पे वो एग्रीड करेंगे, शेयर करेंगे, कहां पे? बिजनेस के अंदर पैसा कमाएंगे और लेंगे एंड कैरीड बाय एक्टिंग। तो यहां पे क्या करेंगे? बिजनेस को कैरी करेंगे, काम करेंगे बाय एक्टिंग देन विद अदर्स। देखो सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप के अंदर हम बात करें, जैसे मान लो एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एक्स ने वाई को बोला यार वो काम कर दियो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है एग्रीड, मतलब जो एक बंदा एग्री करेगा तो दूसरे बंदे को उस पे एग्री होना पड़ेगा, उसको एक्टिंग भी करना पड़ेगा, मतलब उस पे उस काम को करना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि दो बंदे काम कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसने एक्स ने बोल दिया है कि जी ये काम होना चाहिए पर वाई कह रहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि दोनों बंदों का एग्री होना जरूरी है और वो आपस में काम करेंगे। अगर लगता है एक्स पार्टनर को कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वाई को उसको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लो कि मैंने अपने, मान लो मैं विपिन हूँ, रमन को मैंने काम बोला, वो मेरा पार्टनर है, मैंने कहा रमन भाई ऐसा करना, आज ये इतना माल है ये गोडाउन से निकाल के उस पार्टी को देके आना है क्योंकि शाम को पेमेंट आनी है पार्टी की। उसने बोला ठीक है सर विपिन जी हो जाएगा। तो मैंने इसको बोला, इसका मतलब है मैं प्रिंसिपल हूं और वो कौन है? एजेंट है। वो मेरी बात को मानेगा, वो मेरे काम को क्या करेगा? सराहेगा, उस काम को करना पड़ेगा।
उसी तरह से सेम अगर वो कोई काम बोलता है तो वो बनेगा प्रिंसिपल और बेटा मैं बनूंगा एजेंट, तो उस वाले केस में मेरे को भी उस पे एज ए एक्टिंग करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर हम बात करें तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर वो दोनों आपस में काम करते हैं। फिर देखो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है एसोसिएशन, बस एसोसिएशन एसोसिएट होना, आपस में मिलना। पार्टनरशिप क्या है, एक तरह का मिलना है किसका, दो या दो से ज्यादा बंदों का, और वो एग्री टू जॉइन द पर्पस, और वो क्या करेंगे, ज्वाइंट एग्री होना चाहिए उनका, और जॉइंटली क्या करेंगे, परस्यू कोई काम करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी। तो पार्टनरशिप क्या है, एसोसिएशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे और वो एग्री होंगे, एग्री होना जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर, एंड जॉइंटली वो बंदे काम करेंगे एंड परस्यू द बिजनेस एक्टिविटी। व्हाट इज परस्यू, परस्यू का मतलब है अपनी जो एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर जिस बेसिस पर उनकी पार्टनरशिप हुई है वो उस काम को परफॉर्म करेंगे। They pool the managerial resources and the financial resources for the purpose of business, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से they pool, वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टाइज एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द पैसा, पैसा भी निवेश करेंगे ताकि वो अपने काम को कर सकें। पैसा जब निवेश करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं बेटा, एक फिक्स्ड कैपिटल की फॉर्म में, एक वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। फिक्स्ड कैपिटल बेटा वो होता है जो लॉन्ग टर्म यूज होगा, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, ये कार परचेज कर लो ऑफिस पर्पस के लिए, किसी और काम के लिए, अल्टीमेटली तो जो लॉन्ग टर्म यूज होंगे उसको कहते हैं फिक्स्ड सेटअप। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का ही मतलब होता है डे टू एक्टिविटीज के लिए, जैसे सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, जो रोज के रेगुलर खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। तो वो जो पार्टनर्स होंगे आपस में पैसा लगाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगाएंगे टू for the purpose of business activity, for the purpose of business and for the motive of earning profit। तो बेटा ये था हमारा पार्टनरशिप के बारे में, इसमें फ्लो चार्ट बताया, एक नॉर्मल डेफिनेशन पार्टनरशिप के बारे में, एंड दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाइड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा इसको आप लोग देख ले, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जल्दी से बेटा इसको देखो आप लोग इस फ्लो चार्ट को। देखो बेटा फ्लो चार्ट हम आपके सामने, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं बेटा, आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर टोटल अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट, 10 पॉइंट्स हैं। पहला है बेटा आपके ऊपर मेंबरशिप, उसके बाद है बेटा एग्रीमेंट, उसके बाद बिजनेस, फिर मैनेजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, लायबिलिटीज, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, रजिस्ट्रेशन एंड टाइम पीरियड। बेटा ये जो थे हमारे सामने मैंने आपको बना के दिखाए फीचर्स, तो बेटा इन फीचर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप टॉपिक जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको काम आएगा, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, बहुत सारा क्लैरिटी करके, कि ताकि आपको कोई तरह का डाउट ना रहे, और इस टॉपिक को बेटा कवर करते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इसको फ्लो चार्ट बना लो। आई एम स्टार्ट विद फर्स्ट वे द पॉइंट मेंबरशिप, उसके बाद हम इसी तरह से चलते रहेंगे, सारे के सारे बेटा 10 पॉइंट्स को बेटा हम कवर करते हैं आज इसके अंदर। जल्दी से बेटा इसको फ्लो चार्ट को बनाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और बेटा स्टार्ट करते हैं, पहले 2 पॉइंट मेंबरशिप एंड एग्रीमेंट। सबसे पहले बात है बेटा मेंबर्स, मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे और 2 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, पर ज्यादा कितने, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। तो मिनिमम पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में। अगर हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं या कोई 2 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 बंदे चाहिए। मैं अपने आप से ना पार्टनरशिप करूंगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इतने बजे पढ़ाऊंगा, और नहीं, हम किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, सीधी सी बात है। एंड मैक्सिमम 20 बंदे मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब 20 बंदों से ज्यादा अगर आप जाओगे तो वो पार्टनरशिप नहीं बन जाएगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे कंपनी में, उसको पार्टनरशिप से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पर कोई बंदा बैंकिंग बिजनेस वाला काम कर रहा है, जैसे मान लो बैंक के बीच पार्टनरशिप हुई है तो मैक्सिमम 10 बैंक के
बीच में ही पार्टनरशिप हो सकती है, या हम कोई भी बैंकिंग पर्पस से रिगार्डिंग कोई भी काम कर रहे हैं तो भी उसके अंदर हम कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमम 2 बंदे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बंदे। अदर देन बैंकिंग बिजनेस में मोर देन मतलब अप टू 20 मैक्सिमम 20 तक, उससे ज्यादा बंदे नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट बेटा एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप के अंदर जरूरी है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो या वो रिटन हो, पर लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी पता होनी चाहिए, पूरी डिस्क्लोज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में हो, म्यूचुअल कंसेंट पे भी पार्टनरशिप हमारी कर सकते हैं, चल रहा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रेशियो हैं या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होगी हमारी, या कितना पैसा वो लगा रहे हैं, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, वो हर पार्टनर्स को पता होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए टू फॉर्म ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे पार्टनर्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर एक तरह का एग्रीमेंट है पार्टनर्स का, जिसके बारे में सारी की सारी डिटेल होगी। इसमें पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन होती है बेटा बहुत सारी, वो जो बेटा टॉपिक आगे मैं पढ़ाऊंगा तो पार्टनरशिप डीड बेटा पूरा कवर करेंगे। मैं पूरी चीज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फैक्ट्स डिस्क्लोज किए जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को उसमें कंसीडरेशन में लिया जाता है। तो बेटा ये 2 पॉइंट जल्दी लिखो आप लोग, एक पार्टनरशिप मेंबरशिप और एक एग्रीमेंट। उसके बाद बेटा बाकी टॉपिक करते हैं, जल्दी से पहले इसको आप बनाओ, इस बुलेट को लिखो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हम बात करें बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है, पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस किया जाएगा वो बेटा लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल ना हो या इलीगल एक्टिविटीज ना हो। कानून की नजर में जिसको मान्यता मिली हुई है वही काम कर सकते हैं। जैसे एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने बात हुई कि यार हमें एक स्टेशनरी शॉप खोलनी है, ठीक है जी, उन्होंने स्टेशनरी शॉप खोल ली। मतलब अब हम बात करें कि 1-2 बंदे और थे, मतलब एक्स और वाई था, उसने वो भी दोनों एग्री हो गए पार्टनरशिप में काम करने के लिए, पर दोनों के दोनों बोलते छोड़ते। उन्होंने क्या बोला, यार पार्टनरशिप में काम करते हैं, तू अलग चोरी करते हैं, मैं भी चलो चोरी करता हूँ, ऐसा करते हैं मिलकर ना बड़ी चोरी करेंगे और जो ही प्रॉफिट होगा क्या करेंगे उसको आधा बांट लेंगे। तो भाई वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में चोरी करना इलीगल एक्टिविटी है और गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी काम के लिए या कोई बंदा अगर मान लो किडनैपिंग वाले काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज है, वो इलीगल एक्टिविटीज है, तो कानून की नजर में उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो जो भी बिजनेस किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, उनके बीच में मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लीगली होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप इज अंडरटेक, पार्टनरशिप जो करी जाती है, बनाई जाती है, चलाई जाती है, वो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी को फॉर्म कर रहे हो वो लॉफुल होनी चाहिए। व्हाट इज लॉफुल, कानून के तहत होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। इट फॉर द पर्पस टू फॉर्म द कैरी द बिजनेस विच लीगल, ये कह रहा है जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी उसका पर्पस क्या होगा, कैरी द बिजनेस, बिजनेस को करना, बिजनेस को परफॉर्म करना, पर लेकिन वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है हमारा बिजनेस वाला। नेक्स्ट पॉइंट बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग बेटा बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में, एक्स और वाई, एक्स ने अगर 70,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं और वाई ने 30,000 रुपए, इसका मतलब है जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी पार्टी के साथ, उन्होंने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो वो इक्वल ले लेंगे। या एक बंदा बोलता है कि भाई मैं 30,000 रुपए लगाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, पर लेकिन सारे काम मैं करूंगा, सारे एफर्ट मैं लगाऊंगा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप भी आओ ऑफिस में अपने हिसाब से जो भी काम करना करो, पर लेकिन जो जितना ज्यादा काम करेगा उस हिसाब से। अब उस वाले केस में क्या हुआ, वाई ज्यादा काम कर रहा है, पैसा लगाया उसने कितना है 30,000 रुपए, पर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ज्यादा, एफर्ट ज्यादा कर रहा है, वो टाइम भी ज्यादा रहा है, और जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे वही मैनेज कर रहे हैं। तो वो फिर आपस में एग्री करके 50-50% या 70-30 या 60-40 जो भी रेशियो वो फिक्स करेंगे आपस में, उस तरह से वो एग्री करके प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। पर अगर पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी रेशियो के बारे में नहीं लिखा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टनर्स जो हैं कैसे काम कर रहे हैं, इक्वल बेसिस पे, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे वो काम कर रहे हैं। तो पार्टनर्स इन दी पार्टनरशिप फॉर्म शेयर द प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, जो पार्टनर अगर पार्टनर बना है पार्टनरशिप में तो क्या करने हैं, प्रॉफिट देना तो है, प्रॉफिट को शेयर करने हैं। जो भी फर्म पैसा कमाएगी उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए है। एंड द स्पेसिफाइड रेशियो, जो भी रेशियो स्पेसिफाइड हुई है दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से, उस बेसिस पे वो जो है अपना रेशियो फिक्स करके अपने गुड्स को प्रॉफिट ले लेंगे बेटा। बट इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, अगर रेशियो नहीं लिखी है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट नहीं बटेगा। पर अगर रेशियो फिक्स्ड है, रेशियो नहीं है, मतलब डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट अगर होगा तो बटेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो रेशियो क्या करोगे, रेशियो को काम ही नहीं है, ये तो ना। और लॉस भी ऐसे होता है, अगर लॉस अगर पे किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है उस, क्योंकि कोई बंदा अगर x से ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है लॉस भी वो ज्यादा ही भरेगा, ठीक है जी। तो जो भी रेशियो अगर आइडेंटिफाई नहीं हुई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो प्रॉफिट जो होगा डिवाइड किया जाएगा इक्वली। सब जितने पार्टनर्स हैं, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 20 पार्टनर हो, चाहे 15 पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में इक्वली वो जो शेयर होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और प्रॉफिट जितने पार्टनर सबको दे दिया जाएगा। तो बेटा ये 2 पॉइंट्स है हमारे अभी बिजनेस और प्रॉफिट शेयरिंग। ये बेटा टोटल 4 पॉइंट्स हो गए हैं, अभी हमारे 6 पॉइंट्स और रहते हैं बेटा, जल्दी से इसको लिख लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। व्हाट इज म्यूचुअल, आपस में म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए। इसका मतलब जब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होंगे आपस में काम करेंगे उनके बीच में म्यूचुअल कंसर्न होना जरूरी है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पार्टनर ने अगर कुछ काम परफॉर्म करा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको उस पे बाउंड रहना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा और वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिससे बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब XYZ एक लिमिट, एक XYZ पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है जी, एक XYZ पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर X, Y और Z, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं। मैंने बेटा क्या बताया आपको, XYZ एक लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर X, Y और Z और पार्टनर है। X के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट आया, X ने क्या करा, Y से कंसर्न करा, Y ने क्या करा, Z से कॉन्ट्रैक्ट करा, और X और Y ने क्या करा, एग्रीमेंट को साइन करा, उसकी जानकार थे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। क्योंकि 2/3 में से मेजॉरिटी थी, 2 पार्टनर X और Y रेडी थे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है अगर X और Y ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये नहीं है कि X Z जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जो बाकी के जो कोई काम होंगे उस वाले केस में Z अपना काम परफॉर्म करेगा और X और Y अगर कुछ काम बोलते भी हैं तो भी Z को करना पड़ेगा, और Z भी अगर कोई काम बोलेगा X और Z को करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं, हमेशा पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। एक बंदा जो काम करवा रहा है वो प्रिंसिपल होगा, जो बाकी दूसरा पार्टनर काम कर रहा है वो एजेंट होगा। और उसी भी आप पे दूसरा अगर किसी टाइम पे अगर एजेंट मतलब जो एजेंट था वो प्रिंसिपल बन जाएगा क्योंकि वो काम करवा रहा है दूसरे पार्टनर से, तो हमेशा रिलेशन जो होगा उसमें चेंज होता है। लेकिन ध्यान रखना रिलेशन जो होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का ही होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एवरी पार्टनर इज अ ओनर एज वेल एज एजेंट इन द फर्म, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो उस कंपनी के ओनर भी हैं। XYZ लिमिटेड कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के अंदर X, Y और Z ओनर भी हैं और वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं। एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, एक तो फर्म के एजेंट भी हैं और अदर पार्टनर्स के भी फर्म के, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी उनका बीच में एग्रीमेंट होगा, उस बंदे का थर्ड पार्टी का वो XYZ पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगा, वो किसी अकेले इंडिविजुअल बंदे के नाम पे नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो बाकी के जितने पार्टनर्स हैं सारे उस पर एक्टिंग करेंगे और सारों को वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, कि बाकी 2 बंदे जो पार्टनर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए हैं। एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग द अदर पार्टनर्स।
अगर एक पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है दूसरे पार्टनर्स को उसको बाउंड रहना पड़ेगा, उसको बांध देगा वो, इसका मतलब वो उसके जिम्मेवार होगा, वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Each partner is entitled to take part in management, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट के अंदर, या हम कह सकते हैं जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। Each partner is entitled to take part in the management and enter the contract with outsider, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो जो होंगे पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किनके साथ, आउटसाइडर्स के साथ। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स हैं, आपस में वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म में एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर्स। द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय वन पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने साइन कर दिया, जैसे मान लो दो पार्टनर्स है तो वहां पे तो एक ही साइन कर देगा। अगर जैसे मान लो कि 20 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, अब उसमें हुआ क्या 20 बंदे पार्टनरशिप को साइन नहीं करेंगे, अब उसमें अथॉरिटी दे दी कि पहले 5 बंदे, ये 5 बंदे हैं, इन पांचों के साइन होने चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उनको अथॉरिटी दे दी, उन 5 के साइन थे, इसका मतलब जो बाकी के 15 बंदे हैं उनको उसकी बात को मानना पड़ेगा क्योंकि उनके बिहाफ पे वो साइन हो चुके हैं और वो उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप वो सब लिखा होता है, ठीक है जी। अगर एक पार्टनर कोई भी साइन करता है तो दूसरे बंदे को, दूसरे पार्टनर्स को उस पे बाइंड करना पड़ेगा, उस पे वो बन जाएगा, उसको फॉर्म करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस जो कैरी किया जाएगा बाय ऑल द पार्टनर्स ऑन द एक्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे एक दूसरे पे आपस में हम कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन के हिसाब से काम करेंगे और आपस में एक दूसरे को बाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है। जो पार्टनर्स होंगे वो उस कंपनी के ओनर भी होंगे और वहां पे वो एजेंट भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा रजिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात कोई कंपल्सन नहीं है। अगर मान लो आपने देखा होगा कई सारी पार्टनरशिप है जो परफॉर्म कर रही है ओरल बेसिस पे, मतलब आपसी कंसर्न, म्यूचुअल कंसर्न से वो काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर अगर कोई बंदा पार्टनरशिप डील को क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके अपने फायदे हैं। जैसे मान लो कि एक दो पार्टनर्स हैं आपस में काम कर रहे हैं म्यूचुअल कंसर्न से, किसी पार्टनर ने किसी बंदे को 5 लाख दे 10 लाख दे दिए, अब वो बंदा ब्लेम कर रहा है कि भाई मेरे को पैसे नहीं दिए, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वो रिटन फॉर्म में है, कुछ सब कुछ है ओरल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में बंदा झूठी बोल सकता है। और यू कैन से अगर किसी का हम पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है एक्स वाई जेड लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म जो है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो क्या रजिस्टर्ड है किसके अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इसका मतलब हम उसके ऊपर किसी के ऊपर केस भी कर सकते हैं और दूसरा बंदा हमारे पे भी केस कर सकते हैं और हम अपने पार्टनर्स के ऊपर भी केस कर सकते हैं। पर अगर हम म्यूचुअल केसेस पे काम कर रहे हैं तो कौन बोलेगा, कोई बोलेगा भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, किसी से पूछ लो, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है तो उनके कुछ अपने ही एडवांटेजेस, उनके खुद ही अपने कुछ प्रॉफिट होते हैं, फायदे होते हैं, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो पार्टनर क्या करते हैं, हमेशा प्रेफर करते हैं कि उनकी पार्टनरशिप का फर्म क्या हो, रजिस्टर्ड हो जाए। मतलब हमेशा हमेशा पार्टनर फेवर में होंगे, क्योंकि कहीं भी डिस्प्यूट राइज होता है इन फ्यूचर में, कहीं भी उनका रिलेशन टूट सकता है, ठीक है। तो जरूरी है कि वो अपनी पार्टनरशिप को क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर में कोई तरह की अगर उनको एडवांटेजेस मिले या कोई तरह का अगर नुकसान हो, कोई पार्टनर अगर धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सके, केस फाइल कर सके, आउटसाइडर्स को भी केस फाइल कर सके और आउटसाइडर वाली कंपनी भी उस पर पार्टनरशिप में क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। उनके खुद अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, इसी कारण से लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि उनकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाए। ये बेटा हमारा पॉइंट था बेटा, ठीक है। 5th and 6th म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड रजिस्ट्रेशन। बेटा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ फ्लो चार्ट से, कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही लाइन को 3-3 बार 2-2 बार बोलता हूँ, इसलिए हूँ ताकि वो चीज आपको क्लियर हो जाए और आपके माइंड में हम कह सकते हैं सेट हो जाए पूरी तरह से। एक बार यहाँ से सुनना, एक बार यहाँ से सुनो, एक बार बीच में सुनो, मतलब माइंड में सेट। यहाँ पे त्रिकालदर्शी होना चाहिए आपको, मतलब आपके माइंड में वो सारे पॉइंट्स दिख जाने चाहिए और आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको बेटा लिख लो आप आगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटीज और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं टॉपिक ये वाला पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पार्टनरशिप के अंदर हम जो बिजनेस है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैसे, सुनो बेटा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो x y z एक पार्टनरशिप फॉर्म है, x y z एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर z ने बोला कि यार मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूं, मैं पार्टनरशिप में काम करना नहीं चाहता, ठीक है जी। तो उसने बोला यार ऐसा है कि मैं जो मेरा ब्रदर है, छोटा भाई, उसको चाहता हूं कि वो पार्टनर बन जाए। मान लो उसका नाम ए है, ठीक है जी, क्या नाम है उसका, अभिषेक नाम है, ठीक है। तो अभिषेक एज ए मेरा ब्रदर है, मैं चाहता हूं पार्टनर बन जाए, पर लेकिन एक्स का रिलेशन जो है ना ए के साथ अच्छा नहीं है। मतलब वो स्कूल फ्रेंड्स थे, उनमें आपस में लड़ाई हुई, अब वो दुश्मन है जी, वो एक दूसरे की शक्ल देना पसंद नहीं करते हैं, उन दोनों को मतलब वो काम नहीं कर सकते अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या है, Z जो है अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसको, ए को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये तो उनका रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जब उनमें म्यूचुअल कंसर्न नहीं है, जब वो आपस में काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप कहां से बनेगी, पार्टनरशिप नहीं बनेगी। तो उस वाले केस में एजेंट जो है वो उस पार्टनरशिप फॉर्म से रिजाइन दे सकता है या रिटायर हो सकता है कि भाई मैं पार्टनरशिप में से रिटायर हो रहा हूं और मैं काम नहीं करूंगा। तो इस वाले केस में जो भी इसका प्रॉफिट होगा, जो भी होगा वो Z को दे दिया जाएगा जी, ठीक है। Z को देने के बाद X और Y, जो Z पहले पार्टनरशिप फॉर्म थी, अब वो नई पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी XY के नाम से, XY पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि अब वो दो बंदे हैं, अब वो दो बंदे क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, पुरानी फॉर्म को, या उसी फॉर्म के अंदर रीमॉडिफाई करके, अल्टरेशन करके फॉर्म का नाम XY पार्टनरशिप फॉर्म कर देंगे और दोबारा से पैसा कंट्रीब्यूट करके फॉर्म को चला लेंगे, ठीक है जी। या तो एक कंसर्न है, अगर Z ने बोला यार मैं जाना चाहता हूं, पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ए मेरा फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है, इसको मैं अपना पार्टनरशिप फॉर्म सौंप रहा हूं, अगर तुम कहते हो, तुम्हारी अगर कंसर्न हाँ है, तो कोई नहीं, मैं एज ए पार्टनर बना रहूंगा, पर मेरे बिहाफ पे ए काम करता रहेगा। पार्टनर से बोला हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो तेरा शेयर है वो तेरे को पहुंचा देंगे, तुम्हारी जो पार्टनरशिप हुई है 25% की, जो भी तुम्हारी 50-50 की है, तो जितना तेरा शेयर तेरे को मिल जाएगा, बाकी वो आधा उसको दे दियो, तो बंदे एग्री हो गए, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज टू बी लायबिलिटीज अनलिमिटेड। सॉरी बेटा यहां पर आते हैं, नो पार्टनर्स ट्रांसफर, कोई भी पार्टनर, नो पार्टनर, कोई भी पार्टनर अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो शेयर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिखा हुआ है नो पार्टनर्स ट्रांसफर हिज और हर शेयर टू एनी अदर पर्सन, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। They do only with the consent of the partner, हाँ कर सकते हैं only when, जब सारे बंदे जितने भी हैं अगर वो रजामंद हो, तो वो जो है बंदा जो रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर दूसरे बंदे को देके जा सकता है, या ऑलरेडी जो अपने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसको भी बेच सकता है, ठीक है। पार्टनर लीव, अगर कोई पार्टनर अगर लीव करेगा पार्टनरशिप फॉर्म, ये नहीं है कि भाई जब मर्जी मुंह उठाया बंद करा कि भाई मैं नहीं आ रहा कल से, नहीं, उसको अगर पार्टनरशिप फॉर्म रिजाइन हुई भी है, पार्टनरशिप डीड बनी भी है, तो उस वाले केस में उस बंदे को नोटिस देना पड़ेगा, पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं पार्टनरशिप से रिजाइन दे रहा हूं और मैं पार्टनरशिप में काम नहीं करूंगा, अब मैं अपना ही कोई देखूंगा काम, छोटा मोटा जो भी है, जितना भाई मेरे होता था काम मैंने कर लिया पार्टनरशिप में, पर अब मैं काम नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से अगर आप पार्टनर हो, आपको करना है, तो आप दोनों बंदे आपस में काम कर सकते हो, मुझे कोई तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई तरह की आपत्ति नहीं है। तो उसको नोटिस देना जरूरी है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, दूसरे पार्टनर्स को बताने के लिए कि आई एम लिविंग द कंपनी या आई एम लिविंग द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा लायबिलिटीज। लायबिलिटी मतलब बेटा देनदारी, कि अगर पार्टनरशिप में अगर हम काम कर रहे हैं
तो हमने किसी से पैसा अगर लिया है या पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं, किसी से माल लिया है, उसको माल नहीं होता है, तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हमें उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। जिनसे हमने उधार पकड़ रखा है उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे XYZ का एग्जांपल लेता हूं मैं। मानो XYZ एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें X और Y ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। X और Y ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, किससे करा जी, सेम अनुभव से। अनुभव एंड अभी एक कंपनी थी बेटा, अनुभव एंड अभी एक कंपनी थी जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि सर हम आपका एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये क्या करेंगे, फ्लाईओवर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो होगा टोटल बेटा 150 किलोमीटर का, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बात भी होगी, सब कुछ हो गया, क्लियर है जी। उन लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट करा, XYZ ने अपना काम स्टार्ट करना बोला, पर लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो काम करा सही नहीं करा, क्या कंडीशन हुई, और ये जो प्रोजेक्ट था किसी तरह से गलत बन गया या क्या हुआ, कुछ अप्रूवल ले लिया, जिस कारण से इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया। इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो उस पार्टी पे केस करेंगे ना भाई साहब, ये तो XYZ पार्टनरशिप पे केस करेंगे क्योंकि वही काम कर रहे थे। अब इनको जब उनको केस करा तो इनकी लायबिलिटी, जितना भी इनका पैसा बनता है, जितना इनका मुआवजा बनता है, जितना इनका लॉस बनता है, उस वाले केस में XYZ को पैसा देना पड़ेगा। अब XYZ ने देखा भाई मैं पैसा देने वाला हूं, ठीक है जी। मान लो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें से इनको मान लो 70 लाख रुपए बचते हैं इनको देने हैं, ठीक है। 70 लाख रुपए इन बंदों को देने हैं, या मान लो 60 लाख रुपए देने हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला 60 लाख देने, यार क्या करें, देने पड़ेंगे, फिर कोर्ट में ले जाएगा क्योंकि भाई घाटा हो गया हमसे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अब जो इनकी लायबिलिटीज है किसकी, XYZ की, वो क्या है, अनलिमिटेड। इसका मतलब है हर कोई पार्टनर कितना पे करेगा, अपने हिसाब से 20-20 लाख पे करेगा, ठीक है। पर लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पैसा नहीं है, ठीक है, कम पैसा है। तो इन्होंने क्या करा, अल्टीमेटली जो फर्म के एसेट्स थे इन्होंने केस कर दिया। इसने बोला मैं पैसे का मतलब है क्या, पैसा नहीं है। इस कंपनी ने बोला सर ऐसा करो, इनकी जो कंपनी है ना बहुत अच्छी बनी हुई है, इन लोगों ने जो कंपनियां बनाई है हमारे पैसे से बनाई है। मतलब जब मैं इनके पास गया था, इनके पास छोटा सा कैबिन था और ये तीनों बंदे आपस में बैठे हुए थे, पर लेकिन जब इनका काम बना, इनको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, 6 महीने के बाद भाई साहब इन्होंने तो बहुत बढ़िया काम बना लिया, इतना बढ़िया ऑफिस बना लिया, इन्होंने हर तरह के सामान ले लिए। तो इन्होंने बनाया कैसे, तो वो बंदा ही बोले ना भाई कोर्ट से कि सर इन्होंने मेरे पैसे घपला करा है, मेरा पैसा इन्होंने मारा है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई इसका पैसा देना है, तो कोई नहीं, आपको असेट्स बेचने पड़ेंगे। जब असेट्स बेचे, असेट मान लो कि इन्होंने बेच दिए 50 लाख रुपए के, कितने बेच दिए, 50 लाख रुपए के असेट्स बेच दिए उस कंपनी के। कंपनी का लॉस पूरा हो गया नहीं, अभी कहां, क्योंकि 60 लाख का लॉस था, 50 लाख के एसेट्स बेच दिए, इसकी वैल्यूएशन निकली, आई भी 10 लाख बचते हैं। अब 10 लाख का मतलब क्या है, अभी 10 लाख है, वो बंदा कह रहा है मेरे को पैसे दे। तो उस वाले केस में जो पार्टनर्स है उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेच, क्योंकि पार्टनर्स जो पैसा कमाते हैं, गुडविल जो घर लिया है, गाड़ी लिया, बंगला लिया है, किससे कमाया, वो क्लाइंट के पैसे से कमाया है। इसके केस में जो पर्सनल लायबिलिटीज हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको बेच के उनको सारे के सारे खर्चे पूरे करने पड़ेंगे और पार्टीज को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वही है कि जो इसकी लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, वो होती है अनलिमिटेड, जितना भी पैसा होगा सारा उनको भरना पड़ेगा। तो ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म इज द अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनर चाहे इंडिविजुअली काम करे चाहे कलेक्टिवली काम करे, लायबिलिटी टू पे दैट, उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो जो फर्म है उनका जो डेट है, लॉस है या किसी तरह का जो भी है उधार ले रखा है, वो कलेक्टिवली जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो उसको पे करेगी। इफ देयर एनी लॉस, अगर फर्म में कोई लॉस हो गया तो उनको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। किसको, फर्म के जो भी एसेट्स हैं जो उन्होंने परचेस करा है उसको बेचना पड़ेगा। अगर वो भी नॉट सफिशिएंट, मतलब पे करने के बाद, डेट पे करने के बाद अभी भी सफिशिएंट नहीं हुए, पूरे नहीं होते हैं, तो उस वाले केस में क्रेडिटर जो क्या करेगा, क्लेम करेगा कि सर इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसमें से बेच के मेरे को पैसे दे दो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे को मेरे लॉस से मतलब है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तो उस वाले केस में उनका जो भी लॉस होगा
वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से बेच के दिया जाएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा, रियल एविडेंस होगा, आपने देखे हुए प्रैक्टिकल, किसी एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को लोन लिया, पर अगर वो बंदा पैसा टाइम पे जमा नहीं कराया तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी ले आते हैं, उसकी बाइक ले आएंगे, उसे घर का सामान ले आएंगे जी, कुछ ले आएंगे कुछ ले आएंगे और यूज करते रहेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या करेगा, पर्सनल असेट्स क्या करेंगे हम लोग, उससे अपने बेच के अपनी रिकवरी करेंगे, ताकि हमारा जो लॉस है उसको पूरा भरपूरा कर सके। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको लिखो बेटा, लायबिलिटी फॉर द पॉइंट एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो बेटा, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 9 एंड 10 लास्ट पॉइंट बेटा, मैनेजमेंट ऑल द पार्टनर्स, जितने ही पार्टनर्स होते हैं, पहली बात वो पार्टनरशिप के अंदर हर काम को मैनेज करते हैं और उनको अप्रूवल होता है कि वो कोई भी काम को कर सकते हैं। पहली बात, मतलब एक्स वाई जेड में अगर मतलब 5 पार्टनर्स हैं तो 5 के 5 पार्टनर्स अलाउड हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा पार्टनर आराम से बैठेगा कि तू वो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू वर्क इन द पार्टनरशिप फर्म। पहली बात, स्पेसिफाई द वर्क, मतलब हर पार्टनर्स का मोस्टली ऐसा होता है कि हर पार्टनर का काम जो होगा उसकी स्किल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे हर पार्टनर्स का फर्म काम इन अ पार्टनरशिप डीड। पीडी इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी काम होगा हम हर पार्टनर का आइडेंटिफाई कर देंगे कि आपको ये काम करना है, आपका ये काम है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम देखना है, आपको ये एरियाज देखना है, ऐसे आइडेंटिफाई कर देंगे। डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है मैनेजमेंट की, मोस्टली 2 या 3 पार्टनर्स के द्वारा की जाती है, जो हम कह सकते हैं एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो म्यूचुअल कंसर्न से कोई भी कर सकता है। तो वो डे टू डे एक्टिविटीज एक या एक से 2 ज्यादा आपस में पार्टनर्स कर सकते हैं। पर जितने भी क्रूशियल डिसीजन होंगे, सीरियस डिसीजन होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, तो वो सारे के सारे उन 5 पार्टनर से या उससे ज्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं, तो जितने भी इन शॉर्ट वर्ड पार्टनरशिप डील में पार्टनर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। तो पार्टनरशिप फॉर्म मोस्टली होती क्या है, कंटिन्यू। जब तक पार्टनर्स हैं अपनी इच्छा से उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कुछ सही चल रहा है, म्यूचुअल कंसर्न से कर रहा है, कोई तरह का डिस्प्यूट राइज नहीं हो रहा, तो काम करते रहो। लीगली कम टू एंड, कब एंड होगी पार्टनरशिप, कब टूटेगी या कब बंद होगी, जब या तो बंदा रिटायर होगा, जा रहा होगा बंदा, या बंदे की डेथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदा ही नहीं है तो पार्टनरशिप क्या करेगी। मान लो एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म थी, जिसमें से एक्स और वाई घूमने गए और एक्स वाई जेड जो थे, एक्स और वाई घूमने गए, एक्स और वाई मर गए, कहीं डूब गए नदी में, ऋषिकेश घूमने गए थे, रिवर राफ्टिंग के टाइम डूब गए। इसका मतलब क्या है, जेड क्या करेगा, अकेला पार्टनरशिप करेगा, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पर उसमें जेड की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी कि जो उसके डिक्रीज पार्टनर्स हैं जो चले गए हैं, उनके जो भी पैसा बनता है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका पैसा दिया जाए। ये नहीं वो पैसा खा जाए, नहीं, उसका जो भी पैसा होगा, पर उसके केस में अगर उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर काम करना चाहते हैं, उसकी वाइफ या उसका कोई ब्रदर कुछ भी, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंसर्न उनको एग्री कर सकता है और काम करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन आफ्टर अगर रिटायरमेंट अगर हो गई है या डेथ हो गई है, तो पार्टनरशिप फॉर्म टू बी कंटिन्यू कर सकते हैं विद द रिमेनिंग पार्टनर्स, पर ओनली व्हेन, एक ही शर्त पे, कि जो भी बंदा डिक्रीज है, जो भी बंदा रिटायर हुआ है या जो बंदे की डेथ हुई है, उस पार्टनर का सेटलमेंट ऑफ क्लेम, हम उसका जो बनता होगा पैसा, हिसाब किताब होगा उसका बनता होगा, तो उसको उसका जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, सेटलमेंट कर देंगे, इसको देंगे, और वो आउटगोइंग पार्टनर जो डिक्रीज पार्टनर है उसको उसका पैसा दे देंगे और कंटिन्यू कर लेंगे बिजनेस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, और फिर वही सेम जेड फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, फिर दोबारा से पैसा डालेंगे, फिर नई पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म करेंगे बेटा। तो बेटा ये था टॉपिक आज का हमारा मैनेजमेंट एंड टाइम पीरियड। तो बेटा आज जो इस टॉपिक में वीडियो में हमने कवर करा है, वो बेटा हमने कवर करा है पार्टनरशिप फॉर्म की डीड, पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन और पार्टनरशिप के फीचर्स। बेटा जो हमने आज 10 कवर करे हैं
10 आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पर मैंने फिर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो आपको बेटा कोई तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।